उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। शुभ संध्या। आज संडे, शाम के 8 बज चुके हैं। मैं ऑनलाइन हूँ, क्या आप हैं? कुछ रिप्लाई दे दें, मुझे आइडिया हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा लाइट का इश्यू है, इस वजह से हो सकता है कि आपको देखने की विजुअलिटी में कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए पहले से सॉरी। कोशिश ये है कि आप तक कनेक्टिविटी बनी रहे। आज जो बात हो रही है, अब आई थिंक मच बेटर। अगर आप बराबर क्लास में कनेक्ट रहे हों तो लास्ट टाइम पे आप लोगों के साथ जो डिस्कशन हुआ था वो सेक्शन 65-60 यस, ठीक है। आज आपके साथ जो स्टार्ट करना था वो सेक्शन 675 था, वो आपके साथ डिस्कस हो चुका था। सेक्शन 76 से आपके साथ स्टार्ट करना था। चैप्टर 4 सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 106 बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसे किसी भी तरीके से हम छोड़ नहीं सकते। और इसकी एक एक सेक्शन ऐसी है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा। कोशिश ये है कि आपके साथ जितनी भी चीज़ें हो सकें वो ऐड कर ली जाए। सबसे पहले तो ये जाने कि जो हमारी आईपीसी में लॉर्ड मैकाले साहब ने जो ड्राफ्ट किया था, उस आईपीसी में चैप्टर 4 जो है वो स्पेशली उन सारी चीज़ों की बात करता है जो किसी भी अपराध में, अगर वो अपराध हुआ है तो वहां पर हमें इसे एक्सक्यूज करने की कंडीशन देता है। ओह थैंक गॉड। तो सेक्शन 76 के बारे में बात हो रही थी, चैप्टर 6 के बारे में बात हो रही थी। तो इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ तो ये बता दूं कि सेक्शन 76 से लेके 106 तक को पढ़ने से पहले, ये 31 सेक्शन है, 31 धाराएं हैं, इनको पढ़ने से पहले सेक्शन 6 को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। सेक्शन 6 जो है वो इस बात को मेंशन करता है कि साधारण अपवाद अध्याय 4 में जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी की सारी पूरी आईपीसी में प्रिवेल करेगी। एक हिसाब से अगर आप देखें तो सेक्शन 6 जो है वो हमारे चैप्टर 4 की चाबी है। इसी सेक्शन के बिहाफ पे, सेक्शन 6 के बिहाफ पे हमें सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 106 तक की पूरी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो सेक्शन 76 बात करता है, अच्छा सेक्शन 76 को पढ़ने से पहले, आगे शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं। सेक्शन 76, 77, 78 और 79 ये 4 ऐसे सेक्शन हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी आपके जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करने के लिए कंटिन्यू होते हैं। यानी अगर इन 4 सेक्शन को हम ध्यान से देखें और चारों सेक्शन को एक साथ पढ़ें तो हमें ये पता चलता है कि ये चारों सेक्शन न्यायालय की प्रक्रिया, न्याय प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। सेक्शन 76 जो है वो कहता है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात जो कोई ऐसा व्यक्ति जो न्यायिक कार्य के लिए, जो किसी कार्य के लिए शासन द्वारा, राज्य द्वारा अगर निर्धारित कर दिया गया है और वह व्यक्ति उस कार्य को करता है और करते समय उसे ऐसा लगता है कि इस काम को करने के लिए वो विधि द्वारा आबद्ध है, ठीक है। विधि द्वारा आबद्ध होने का मतलब यहाँ सीधे सी ये है कि उसे कोई ऐसे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और अगर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी गई है तो उस लाइबिलिटी का वो पालन कर रहा है, और उस लाइबिलिटी के पालन में अगर कोई ऐसा कार्य हो जा रहा है
तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा, और अगर होता है तो वहां उसे एग्जम्पशन मिलता है। पूरा का पूरा जो हमारा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा अध्याय 4, हम जब कॉमन ब्रिटिश आईपीसी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जाते हैं या कहीं और में देखते हैं तो वहाँ एक बड़ा फैब्रिकेटेड सा माहौल मिलता है। फैब्रिकेटेड माहौल का मतलब ये है कि हर जगह अलग अलग अपवाद दिए हुए हैं, अलग अलग एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमारी आईपीसी में अध्याय 4 पूरी तरह से एक जगह उस चीज को कंसाइज कर दिया है, और ये अपवाद आईपीसी पे लागू होंगे। इसी तरह से अगर कोई स्पेशल लॉ है तो वहां और लोकल लॉ वहां पर भी ये लागू होते हैं। यानी ये जो हमारे सेक्शन 31 सेक्शन है, ये पूरे 31 सेक्शन 31 सेक्शन जो है वो लोकल लॉज पे भी प्रिवेल होंगे, और साथ ही साथ अगर कोई स्पेशल लॉ है तो वहां पर भी प्रिवेल करता है, ठीक। अब आगे चलते हैं कि इस पूरे पार्ट में जो हमारा पूरा पार्ट है 31 सेक्शन 76 से लेके 106 तक, चैप्टर 4, इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो सेक्शन 105 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त पर होगा, उस व्यक्ति पर होगा, क्योंकि सेक्शन 105 जो है वो अपने आप में ये बात कहती है कि अगर कोई विशेष तथ्य, कोई विशेष बात किसी व्यक्ति की जानकारी में है तो उस तथ्य को साबित करने का भार स्वयं उसका होगा, यानी अभियुक्त का होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा सेक्शन 105 से अभियुक्त के ऊपर ये गवर्न हो जाता है, लेकिन बाकी का पोर्शन जो है उसमें चीजें जो हैं वो अभियुक्त की बजाय अभियोजन पर होता है। ये आपको सामान्य सी चीज पता है कि अभियोजन के ऊपर ये भार होता है कि वो मामले को संदेह से परे साबित करे। ये भार जो होता है वो अभियोजन पे होता है। यहां यही अंतर है कि अभियुक्त को साबित करना है और वहां अभियोजन को साबित करना होता है। अभियोजन और अभियुक्त में सिर्फ सामान्य मामलों में सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि अगर अभियोजन अपने मामले को पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाता है और केवल अभियुक्त उस बात में संदेह उत्पन्न कर देता है तो उसे अपराध में दोषसिद्धि नहीं होती। लेकिन यहाँ सेक्शन 76 से लेके 106 तक में चैप्टर 4 में अभियुक्त को उन मानसिक दशाओं को साबित करने का भार होगा। जो मिस्टेक होती है, भूल होती है, ठीक है, सेक्शन 76 और सेक्शन 79, ये दो सेक्शन जो है वो भूल के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, भूल, मिस्टेक आईपीसी में तो एग्जम्पशन का एक बेस होगा, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एग्जम्पशन का कोई बेस इस पे नहीं होगा। अब भूल जो होती है वो दो तरह की होती है। पहली जिसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहते हैं और दूसरी जिसको हम मिस्टेक ऑफ लॉ कहते हैं। इस पे एक फ्रेज भी है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। अब इसी बात को लेके जस्टिस हुदा ने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज कही है। उन्होंने ये कहा है कि जब हम यानी हमारा विधि शास्त्र जब तथ्य की भूल को एग्जम्पशन देता है तो फैक्ट ऑफ लॉ को एग्जम्पशन क्यों नहीं देता, इस बात को इस टॉपिक के खत्म करने पे हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए होता क्या है कि साफ सी बात है, तथ्य की भूल कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा फैक्ट है जो हमारी जानकारी में है। लेकिन फैक्ट की जानकारी हो जाने से सिर्फ काम नहीं चलता। फैक्ट के बारे में प्रॉपरली हमें जानकारी होनी चाहिए कि एक सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति, एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति जितनी बातों को जान सकता है वो सारी चीजें जो हैं वो फैक्ट के अंतर्गत आती है। अब अगर कोई फैक्ट है, ठीक है, और उस फैक्ट को गलत तरीके से, भूल से या कोई ऐसी वजह हुई जिसके कारण से हमें जानकारी प्रॉपर वे में नहीं हुई, तो उस वजह को, उस चीज को विधि एग्जम्प्ट करती है और उसके कारण हुए अपराध के लिए
दोष सिद्धि नहीं दी जाती है। आपको मैंने याद होगा जब मैंसरिया बताया था तब आपके साथ एक केस डिस्कस किया था, आर वर्सेस टॉल्सन, और एक और साथ में केस था आर वर्सेस प्रिंस। मैंने आपसे उस समय भी कहा था कि ये दोनों केस बड़े आपके लिए उपयोगी हैं, आगे की चल के भी आपके काम आएंगे। इन दोनों केसेस में जो स्थिति है वो ये होती है, पहली बात तो आर वर्सेस टॉल्सन की बात कर लें। आर वर्सेस टॉल्सन में मैं आपको रिमाइंड दिला दूं उसके फैक्ट। एक व्यक्ति था, उसकी एक महिला के साथ शादी हुई, शादी के बाद वो शादी के तुरंत बाद वो कहीं विदेश चला गया और 6 वर्षों तक वो उपलब्ध नहीं रहा। 6 वर्षों के बाद जब वापस आता है तो उस कंडीशन में महिला जो है उसे मरा हुआ समझ के दूसरा विवाह कर लेती है। यहाँ फैक्ट जो था वो यहाँ जो दशा थी वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की थी। फैक्ट प्रॉपरली मालूम नहीं था और फैक्ट ना मालूम होने के कारण ही उस महिला ने दोबारा विवाह किया। और यहाँ इस वजह से जो बेनिफिट है वो बेनिफिट उसे मिला। बेनिफिट का मतलब ये नहीं है कि उसे एग्जम्पशन दे दिया गया, उसे सजा नहीं मिली। बेनिफिट का मतलब सिर्फ ये है कि उसे एक जस्ट मतलब सिर्फ सिंबॉलिक तरीके से 1 दिन की सजा दी गई, ठीक है, एज अ सिंबॉलिक तरीके से एक दिन की सजा उसे दी गई थी। तो यहाँ जो स्थिति है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की है। देखिए, हुदा साहब ने जो इसमें एक कंट्रोवर्सी की, उन्होंने इस तथ्य से वो सहमत नहीं थे। उसके पीछे वजह जो थी वो ये है कि जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की दशा में जो व्यक्ति का मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क दोषी नहीं होता, क्योंकि आपने फ्रेज अच्छी तरह से मालूम है कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं होगा जब तक उसके कार्य के साथ उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क भी संगामी ना हो। केवल कार्य अकेले किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं साबित कर सकती। तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति मिस्टेक में, भ्रम में, तथ्य की गलत जानकारी में उसके द्वारा कोई आपराधिक कार्य हो जाता है तो उस दशा में, आपराधिक कार्य की दशा में जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उसके लिए यहां उस व्यक्ति को एग्जीक्यूट किया जाता है। देखिए, हाँ, मैं बात कर रहा था आर वर्सेस प्रिंस की। तो आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस टॉल्सन की बात मैंने आपसे की। आर वर्सेस प्रिंस की जब बात करते हैं तो आर वर्सेस प्रिंस के केस में भी मैं केस के फैक्ट आपको याद दिला देता हूं। एक व्यक्ति जो एक महिला को, जो देखने में शारीरिक रूप से ज्यादा स्वस्थ थी, वो 16 वर्ष की वास्तव में थी लेकिन देखने में वो 18 वर्ष की प्रतीत हो रही थी। इस वजह से उसके विधिक संरक्षण से व्यापारण कर लिया। कोर्ट में जब ये मामला आया तो उसने कहा कि मुझे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, मैंने ये सोचा कि हाँ वो 18 वर्ष की है, इस वजह से लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है। देखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और का मतलब ये होता है कि अगर आपका काम जो है, आप जो कार्य कर रहे हैं वो अगर विधिपूर्ण तरीके का कार्य है तो वहां मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उसे लिया जा सकता, क्षमा के लिए या अपराध की ग्रेविटी को कम करने के लिए कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन किया गया कार्य अगर अपने आप में ही अपराध है, पहली कंडीशन में जब मैंने आपसे आर वर्सेस टॉल्सन की बात की तो आर वर्सेस टॉल्सन में द्विविवाह करना, दूसरा विवाह करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन 7 वर्ष या और जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल होने के बाद, ठीक है। लेकिन व्यापारण करना, किसी महिला को उसकी विधिक संरक्षण से हटा ले जाना, ये अपने आप में अपराध है। तो कार्य की प्रकृति ऐसी होगी जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, उसकी ग्रेविटी को कंसीडर करेगी। भूल की प्रकृति अगर वास्तविक है, ठीक है, तो अपराध जो है वो वास्तव में अपराध की कैटेगरी में वो घटना नहीं आती। भूल की प्रकृति अगर आपने सम्यक सतर्कता और सावधानी के साथ तथ्यों को जांचा और तथ्यों के जांचने के बाद आपको ये लगता है कि नहीं ये बात ऐसी ही है, तो वहां पर किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। फिर वापस आता हूं आर वर्सेस टॉल्सन के केस पे। आर वर्सेस टॉल्सन के केस पे महिला ने उन बातों को पूरी तरह से जांचा कि मेरा पति जीवित है या नहीं है,
मेरे पति की वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन हुआ क्या कि कोई जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाई, यानी जो कार्य किया गया उस कार्य के लिए सम्यक सतर्कता के साथ पहले से जानकारी उपलब्ध की गई। अब जानकारी उपलब्ध होने पर जो जानकारी मिलती है वही फैक्ट है, और यहां मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण अगर अपराध हुआ है तो अपराध हुआ है, लेकिन उसकी सजा बहुत ही कम या सिंबॉलिक दी गई थी। अब भूल जो है, मिस्टेक जो है, वो हमेशा फैक्ट की होनी चाहिए। अगर मिस्टेक लॉ की है तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं होगी। अब हुदा साहब की बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले की, उसके पीछे वजह यही है, जस्टिस हुदा का ये कहना है कि चाहे विधि की भूल हो और चाहे भूल जो है तथ्य की हो, दोनों कंडीशन में गिल्टी माइंड नहीं होता। दोनों कंडीशन में मस्तिष्क जो है वो उस कार्य के लिए अपराध की मेंसरिया जिसकी बात करते हैं वो भावना नहीं रखता है। जैसे मान लीजिए आज आप बैठे हुए हैं, रात में कोई नया ऑर्डिनेंस आ जाए, कोई नया एक्ट बन जाए, ठीक है, और उस एक्ट बनने के बाद कल सुबह जब आप सो के उठें तो वो काम अपने आप में अपराध हो जाए और आप उस काम को कर लें और आप ये जवाब दें कि भाई मुझे तो पता ही नहीं, मैं रात में सो रहा था, कब ये लॉ बन गया, कब ये कानून बन गया, मुझे तो पता नहीं। लेकिन लॉ जो है वो ये कहता है कि ऐसी मिस्टेक जो लॉ से रिलेटेड है, विधि से रिलेटेड है, उन मिस्टेक्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा। उसके पीछे वजह जो है वो ये है कि अगर हम विधि की भूल को क्षम्य कर दें तो प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने आप को यही कहेगा कि मुझे ये विधि मालूम नहीं थी। कोई व्यक्ति जो है वो मर्डर कर दे, उसके बाद वो कहे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था। तो पता चला कि हम कोर्ट के डिसीजन, कोर्ट के फैक्ट और जो अपराध हुआ उसको बाद में देखेंगे, पहले हम यही देखते फिरें कि किस व्यक्ति को कौन सा कानून पता है, कौन सा नहीं पता है। तो जुडिशियल प्रोसेस पहले इसी चीज में एंगेज हो जाएगा कि कौन सा व्यक्ति जिसने ये अपराध करके कोर्ट में आया, पहले वो यही छानबीन करेगा कि हाँ इसको ये अपराध पता था कि नहीं पता था कि हाँ ये अपराध होता है। तो गिल्टी माइंड दोनों कंडीशन में नहीं होता, विधि की भूल में भी नहीं होता और तथ्य की भूल में भी नहीं होता। लेकिन सिर्फ वजह इतनी सी होती है कि विधि की भूल इसलिए क्षम्य नहीं की जा सकती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति फिर इस बात का फायदा उठाने लगेगा। और शायद आप लोगों ने गौर किया हो या नहीं किया हो, जो भारत में संसद जो भी कानून बनाती है, जो भी लॉ बनाती है, उसके पीछे उस लॉ के पीछे आप कभी गौर करें कि वो उस पर कॉपीराइट नहीं होता। संसद जितनी भी विधियां बनाती हैं उस पर कॉपीराइट नहीं होता, वो फ्री होती है, सबके लिए होती है। जो चाहे उसे मतलब डाउनलोड कर ले या जो साधन हो वो वहां से प्राप्त कर ले। क्यों? क्योंकि सबसे उम्मीद की जाती कि वो विधि हर एक व्यक्ति जाने, और अगर कॉपीराइट कर देंगे तो क्या होगा कि अब सबको जानने से हम प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो यही वजह है कि संसद में जितनी भी विधियां बनती हैं वो सभी के लिए उपलब्ध होती हैं। और गजट भी इसी वजह, जैसे आप पढ़ते हैं कि हाँ गजट में इसे नोटिफाई कर दिया गया, तो माध्यम यही होता है कि हर एक व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो जाए, भले कोई व्यक्ति अशिक्षित है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक केस है सम्राट वर्सेस गोपालिया, सम्राट वर्सेस गोपालिया, AIR 1924, बॉम्बे 333। ठीक है, ये आप जो सेक्शन 76 में इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं वो यही इलस्ट्रेशन है, इसी इलस्ट्रेशन पे वो केस है। इस केस में ये हुआ कि A नाम के एक व्यक्ति ने B को गिरफ्तार करना था, उसने C को B समझकर गिरफ्तार कर लिया। यहां पूरी सम्यक और सतर्कता से जांच करने के बाद उसने ये पाया कि B जिसे उसे गिरफ्तार करना था वो C नाम का व्यक्ति है, उसे ऐसा तथ्य की भूल हुई, ऐसी सूचना उसे प्राप्त हुई। उस कंडीशन में अगर उसने B को C समझ के गिरफ्तार कर लिया तो तथ्य की भूल है, धारा 76 में पूरी तरह से इस पे एग्जम्पशन मिलेगा, कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल, वेस्ट बंगाल
प्लीज अपलोड योर। वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल 1981 4 SCC 2, 1981 4 SCC 2। ये इस केस में हुआ ये कि एक हिंसक भीड़ थी, ठीक है, सम्राट वर्सेस गोपालिया, जिसमें मैंने बताया आपको कि हाँ ए को गिरफ्तारी करनी थी, बी को सी समझ के गिरफ्तार कर लिया। और ये दूसरा केस जो भी मैं बात कर रहा हूं वो है वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल 1981 4 SCC 2। इस केस में एक भीड़ थी जो हिंसक हो गई और वहां पर एक पुलिसकर्मी था। पुलिसकर्मी ने अपने सीनियर के आदेश पर भीड़ पर गोली चला दी, जिसके कारण एक दो लोग क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसी कंडीशन में भी जो किया गया कार्य है वो कोई अपराध नहीं है। सेक्शन 76 में इसे एग्जम्पशन मिलेगा और कोई अपराध नहीं होगा, ठीक है। देखिए सेक्शन 76 और 79 दोनों सेक्शन की जब आप बात करते हैं तो देखिए बहुत अंतर नहीं है दोनों सेक्शन में। सिर्फ अंतर जो है वो एक है कि सेक्शन 76 जो है वो ये मानता है कि सेक्शन 76 में व्यक्ति जो है वो विधि द्वारा न्यायानुमत है, विधि द्वारा यानी लॉ ने उसे वो काम करने की पावर दे दी है, ठीक है। सेक्शन 76 ये कहता है, और सेक्शन 76 ये कहता है कि जो वो कार्य कर रहा है वो विधि द्वारा न्याय संगत है और इस कार्य को करने में कोई अपराध नहीं है। लेकिन वहीं सेक्शन 7 थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, रिपीट कर रहा हूं। सेक्शन 76 ये कहता है कि जो कार्य किया जा रहा है वो विधि द्वारा आबद्ध है। जो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है वो विधि से उसको इस काम को करने की ताकत मिली हुई है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है कोई पुलिस वाला तो विधि द्वारा उसे ये शक्ति दी गई है, क्षमता दी गई। लेकिन सेक्शन 79 ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसे ये लगता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो न्याय की मांग है, जस्टिस की मांग है, और उसे ये कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। सेक्शन 79 फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सेक्शन 76 जो है वो ये कहता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो काम करने के लिए मैं विधि से आबद्ध हूं, और सेक्शन 79 ये कहता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो विधि द्वारा, लॉ द्वारा न्यायानुमत है। सिर्फ यही अंतर है। बल्कि एक अमेंडमेंट था, मैंने कहीं नोट किया, मैं आपको नोट करा दे रहा हूं। हाँ, 1972 का जो आईपीसी अमेंडमेंट बिल आया था, आईपीसी अमेंडमेंट बिल 1972, इसके सेक्शन इसमें इस बात को कहा गया था कि सेक्शन 79 को निरसित कर दिया जाए, सेक्शन 79 को निरसित कर दिया जाए, रिपील कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और सेक्शन 76 में विधि द्वारा आबद्ध के जस्ट बाद न्याय अनुमत शब्द को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। ये 1972 का ये अमेंडमेंट बिल था, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये बिल तक रह गया, पास नहीं हो पाया। तो इसके पीछे वजह जो है वो ये है कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है वो समझ लें। दोनों ही सेक्शन में चाहे वो सेक्शन 76 हो या फिर सेक्शन 79, दोनों सेक्शन में विधि की भूल क्षम्य नहीं है। किसी भी कंडीशन में विधि द्वारा अगर विधि की कोई भूल हो जाती है तो दोनों सेक्शन में वो क्षम्य नहीं है, उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वर्श्याम सिंह वर्सेस इंपरर, एक केस है, वर्श्याम सिंह वर्सेस इंपरर, 1926 लाहौर 554।
1926 लाहौर 554। ये एक केस था। इस केस में हुआ ये कि एक पति और पत्नी दोनों, पति पत्नी दोनों शमशान के पास कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, ठीक है। और धार्मिक अनुष्ठान करते समय एक बालक, 17 वर्ष का बालक, वो उनकी तरफ आता दिखाई पड़ा और उस दशा में अभियुक्त जो था उसे ये महसूस हुआ कि ये जो व्यक्ति है ये प्रेत है, ठीक है। प्रेत समझकर उसने लाठियों से उस व्यक्ति पर प्रहार किया और प्रहार करने के बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। न्यायालय में जब मामला आया तो इस मामले को मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 76 के अंतर्गत मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एग्जम्पशन मिला, ठीक है। इसी तरह से एक जयंती लाल वर्सेस गोविंदा, जयंती लाल वर्सेस गोविंदा 1981 टू SCC 423। इस केस में ये मेंशन किया गया कि अगर प्राथमिक तथ्य हैं, जो फैक्ट हमारे पास आ रहे हैं, जिसको हम सेक्शन 76 में जिसका हम बचाव लेना चाह रहे हैं, तो वो प्राथमिक फैक्ट जो है, प्राइमरी फैक्ट हैं, उन प्राइमरी फैक्ट को उनके बिहाफ पे अगर कोई काम किया गया है तो ऐसी भूल क्षम्य नहीं होगी। ध्यान करिएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा कि जो फैक्ट हमारे पास आ रहे हैं और अगर वो फैक्ट प्राइमरी सरसरी तौर पे हमने फैक्ट को चेक किया और प्राइमरी तौर पे अगर हमने उसको एडॉप्ट कर लिया और एडॉप्ट करने के बाद हमने उस पर अपना रिएक्शन कर दिया, अपना एक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एक्सक्यूज हम लेना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस एक बार सरसरी तौर पे आप समझ लें तो दोनों की चीजें जो हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तथ्य की भूल जो है, तथ्य की भूल, ठीक, तथ्य की भूल जो है वो उसमें आपराधिक मस्तिष्क को नकार दिया जाता है। यानी अगर मिस्टेक जो है वो फैक्ट की है तो ये हम मानते हैं कि ऐसा मिस्टेक को करने वाला व्यक्ति जो है उसके दिमाग में कोई आपराधिक मानसिकता नहीं थी। वो जो काम कर रहा था वो गुड फेथ में कर रहा था, सम्यक सतर्कता और सावधानी के साथ वो काम कर रहा था, ठीक है। और विधि की भूल कोई इस तरह का कोई तर्क हमारे पास हमें नहीं देती है, ठीक है। ये तथ्य की भूल और विधि की भूल दोनों के अंतर को हम बेहतर तरीके से समझ लें। तो यानी विधि की भूल कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन तथ्य की भूल सफिशिएंट एक्सक्यूज है और इसके बिहाफ पे हम अच्छी बचाव हम ले सकते हैं। फिर विधि द्वारा आबद्ध होना आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति है वो कोई ऐसे पद पर है या कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे उसे लगता है कि लॉ ने, विधि ने, सिस्टम ने उसे इस काम को करने के लिए आबद्ध कर दिया है, ठीक है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है। एक कांस्टेबल है वो अपराधी को गिरफ्तार करे, एक पुलिस है वो अपराध को रोके, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सिस्टम द्वारा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम द्वारा उसे दी गई है, ठीक। तो ये चीज यहां पर जरूरी होता है। और इसी पे आप एक चीज और जान लीजिए कि सीआरपीसी में सेक्शन 38, सेक्शन 43, सेक्शन 72 और 73, ये 4 ऐसे सेक्शन सीआरपीसी में भी मेंशन हैं, ठीक है। जो किसी व्यक्ति को, जो प्राइवेट व्यक्ति ये काम कर रहा है, आप ध्यान दीजिए सेक्शन सीआरपीसी का ये सेक्शन 38, 43 ये आप जब देखेंगे तो वहां क्या है, वहां किसी व्यक्ति को अगर प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, सेक्शन 43, तो वहां पर अगर प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर रहा है तो उसे भी सेक्शन 76 का बेनिफिट मिलेगा। ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सीआरपीसी में सेक्शन 38,
सेक्शन 43, सेक्शन 72, सेक्शन 73 इसके अंतर्गत काम कर रहा है, तो वहां पर भी प्राइवेट व्यक्ति को भी सेक्शन 76 का बचाव मिलेगा। ठीक है। अब सेक्शन 76 के जो बेसिक एलिमेंट हैं, यानी जिसको आप एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं, या धारा को जैसे कैसे तोड़ के पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अगर इसको हम इस सेक्शन को तोड़ें तो हमारे पास जो निकल के आता है वो आता है कि कोई ऐसा कार्य होना चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जो विधि द्वारा बाध्य हो, ठीक है, कोई ऐसा कार्य हो जो विधि द्वारा बाध्य हो, और ऐसा व्यक्ति जो उस कार्य को कर रहा हो वो अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझता हो, ये मानता हो कि हाँ इस कार्य को करने के लिए विधि ने हमें अपॉइंट कर रखा है, हमें पावर दे रखी है, ठीक है। इसके बाद फिर जो कार्य किया गया है वो तथ्य की भूल के अंतर्गत किया जाना चाहिए, ऐसा विश्वास किया जाना चाहिए कि जो फैक्ट मेरी जानकारी में है वही फैक्ट सही है, ठीक है। विधि की भूल अगर होती है, लॉ की मिस्टेक होती है, तो उसको मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि लॉ की मिस्टेक जो है वो एक्सक्यूज नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें भी जो सेक्शन 76 है इसमें दो अपवाद हैं, अपवाद वहां नहीं है, ये अपवाद आपके जानने के लिए है, ठीक है। दो अपवाद जो हैं, दो एक्सेप्शन जो हैं वो हैं कि अगर कोई व्यक्ति तथ्य की भूल का अभिवाक यानी प्ली, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की प्ली वहां नहीं ले सकता जहां वो सम्यक सतर्कता, सूझबूझ एवं जानकारी से एक सामान्य प्रज्ञा व्यक्ति जो पता कर सकते हैं, अगर वो पता नहीं किया है उसने, ठीक है, यानी एक सामान्य व्यक्ति जो है वो किसी बात को बारे में पूछता है, जानता है, पता करता है, तो अगर किसी ने ये सारे काम नहीं किए हैं तो उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट नहीं मिला। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर एक बार आप सुन लें। अगर कोई व्यक्ति है जिसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट लेना है और उसने कोई काम किया है, काम करते समय अगर उसने फैक्ट को, तथ्यों को सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति की तरह जांचा, परखा, पता नहीं किया है, तो उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि जहां पर किसी स्टैट्यू में, किसी लॉ में, ठीक है, किसी व्यक्ति के दिमाग को, मस्तिष्क को ही ध्यान या केंद्र बनाकर उस लॉ को लिखा गया है, बनाया गया है, तैयार किया गया है, तो वहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, ठीक है, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम जो है वो ये कहता है कि खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह के अखाद्य यानी जो खाए नहीं जा सकते उन चीजों का मिश्रण नहीं होना चाहिए, और लॉ में इसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में डाला गया है, ठीक है। तो यहां पर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं ले सकते कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि हाँ ये चीज इसमें मिली हुई है। अगर मिली हुई पकड़ी जाती है तो आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आएंगे, कंसीडर किए जाएंगे, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट से आप बचाव नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा कृत्य किया जा रहा है, कल से आज लाइट आपको सफिशिएंट नहीं मिल रही है, देखता हूं कुछ मैं अपनी कार्यस्थली पे आ गया हूं, ठीक है, अभी तक जन्मस्थली पे था, आपकी क्लासेस वहां से होती थी। तो कहने का ये मतलब है कि अगर किसी अधिनियम को, किसी एक्ट को, कोई स्टैट्यू को किसी जन सामान्य के मस्तिष्क को केंद्रित रखते हुए अगर बनाया है तो वहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। दो चार केस आप अगर चाहें तो नोट कर लें, बहुत आते हैं, खूब पूछे जाते हैं, और आईपीसी के ये सारे सेक्शन जो हैं वो जब तक आप केस लॉ नहीं देंगे तब तक चीज़ें जो हैं वो समझ में नहीं आएंगी। तो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव लिखना हो आपको तो भी आपको केस लॉज मेंशन करने हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। सैंडफोर्ड
वर्सेस बील, सैंडफोर्ड वर्सेस बील 1995 सॉरी 1895 क्वीन बेंच। इस केस में यह बताया गया कि ऐसी भूल या विस्मृति जो अनजाने में है, अपूर्ण सूचना के कारण है, आकस्मिक उपेक्षा है या अंधविश्वास है, ठीक है, ऐसी चीजों को, कौन कौन सी चीज, सैंड वर्सेस बील में अनजाने में, विस्मृति यानी किसी चीज को भूल जाना, विस्मृति, अपूर्ण सूचना, आकस्मिक उपेक्षा और अंधविश्वास, इन 5 चीजों इस केस में मेंशन किया गया और कहा गया कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन 5 चीजों के अंतर्गत आ रही है तो ऐसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एक्सक्यूज किया जा सकेगा, ठीक है। इसी के बाद अगला केस जो है वो आर वर्सेस प्रिंस, आपको बहुत अच्छे से पता है, इस केस को खूब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी आपको जहां बुक में आपको मिले आर वर्सेस प्रिंस, इस केस को डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको कई जगह ये काम पड़ेगा। तो आर वर्सेस प्रिंस 1875, 16 वर्ष की बालिका को 18 वर्ष की समझ के यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में व्यापारण कर लिया। कोर्ट ने कहा नहीं, आपका काम जो है वो अपने आप में अपराध है, इस कारण आपको कोई क्षमा नहीं मिलेगी, ठीक। धाकी सिंह वर्सेस स्टेट, धाकी सिंह वर्सेस स्टेट, AIR 1955 इलाहाबाद, AIR 1955 इलाहाबाद। इस केस में पिता ने अपने इकलौते पुत्र को शेर समझ के, लॉयन टाइगर, शेर समझकर उस पे लाठियों से प्रहार किया जिससे उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने यहां पे भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट दिया और छोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह भावाजी जीवाजी वर्सेस मूली दयाल, भावाजी जीवाजी वर्सेस मूली दयाल। इस केस के फैक्ट जो थे वो कुछ ऐसे थे कि सुबह सुबह एक व्यक्ति अपनी कांख में, बाजुओं के बगल में कुछ कपड़े दबा के चला आ रहा था। एक पुलिस कांस्टेबल वहां पर पहरे पर था, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो सामान लाया जा रहा है या जो कपड़ा है वो चोरी का है। उस व्यक्ति को रोका गया और रोक के उसकी तलाशी ली गई। तलाशी लेने के बाद पाया गया कि कपड़ा चोरी का नहीं था, उसे छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में इन महोदय ने रिस्ट्रेन के लिए, अवरोध के लिए मुकदमा फाइल किया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट मिलेगा और ये सम्यक सतर्कता और सावधानी से कार्य किया गया है, इसलिए इसमें कोई अपराध नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह रेक्स वर्सेस लेविटेट, इस केस के फैक्ट जो थे वो ऐसे थे कि एक व्यक्ति रात में सो रहा था, उसे अपने घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। आवाजों को सुन के वो उठा और जहां से आवाजें आ रही थी वहां तलवार लेके वहां उसने कुछ प्रहार किया। तो पता चला उसके नौकर का मित्र वहां पर छुपा हुआ था जिससे उसे चोट लगी। कोर्ट ने ऐसे मामले में पूरी तरह से मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक्सक्यूज किया, ठीक है, और कोई अपराध की कैटेगरी में से नहीं डाला, ठीक है। एक और केस है आर वर्सेस बेले, ठीक है। ये सारे केसेस वो आपके पीटी में तो खूब पूछे जाते हैं, मैथ्स में खूब पूछे जाते हैं, और जब कभी आप डिस्क्रिप्टिव आंसर मेंस के मेंशन करें तो वहां इन केसों को बताएं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। सेक्शन 79, अभी आपने सेक्शन 76 पढ़ा, उसी के जस्ट बाद सेक्शन 79। सेक्शन 79 में मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ अंतर है न्यायानुमत का, वहां अबद्ध का है, यहां न्यायानुमत का है। न्यायानुमत का मतलब ये है कि ये महसूस करना कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उस कार्य को करने के लिए मैं विधि द्वारा
न्यायानुमत हूं, यानी विधि से मुझे इसमें शक्ति मिलती है। दोनों ही सेक्शन एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं। सर बुक में होंगे ये केस। देखिए केसेस जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी एक क्लास लेने के लिए कम से कम मैं 4-5 किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है। 4-5 किताबें अब जहाँ से जो मिला आपके लिए मैं ढूंढ लाया, ठीक। तो ये दोनों सेक्शन 76 और 79 दोनों सेक्शन एक ही रूल पर काम करते हैं, दोनों के सिद्धांत एक ही हैं, ठीक। अब आते हैं, तो मैं बात कर रहा था, मैंने आपसे कहा था हुदा की बात की थी मैंने, और मैंने कहा था जब इसको कंक्लूड करेंगे तो आपसे इस बारे में और डिटेल बात करेंगे। देखिए कहने का सिर्फ एक मतलब है कि दोनों जगह, चाहे वो विधि की भूल हो और चाहे वो तथ्य की भूल हो, दोनों जगह गिल्टी माइंड नहीं होता। कोई मस्तिष्क अपराध की भावना दोनों जगह नहीं रखता। मैं सुबह सो के उठा, पता चला कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अपराध हो गया और मैंने वो काम कर लिया, मेरा दिमाग उस काम को करने के लिए नहीं था, क्या मुझे पता ही नहीं था। दोनों जगह बात वही है, लेकिन दोनों ही जगह पे गिल्टी माइंड ना होने के बाद भी हम मिस्टेक ऑफ लॉ को क्षम्य नहीं करते हैं, एक्सक्यूज नहीं करते हैं, ठीक। अब आते हैं सेक्शन 77 और 78, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा था सेक्शन 76, 77, 78, 79 ये 4 सेक्शन जो हैं वो न्याय प्रशासन के लिए हैं, ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरा अपना काम निसंकोच भाव से करने के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ आईपीसी खुद उस पर रूल रेगुलेशन लगा दे। तो सेक्शन 77 जो है वो जज, न्यायाधीश और न्यायालय दोनों के लिए है, ठीक है। और दोनों के साथ साथ उनके और भी जो लोग उससे लगे हुए हैं, जैसे क्लर्क है या उनके आदेश के अंतर्गत और कोई काम कर रहा है, ठीक। जितने भी लोग काम करेंगे वो सारे सेक्शन 77 से आच्छादित होंगे, कवर्ड होंगे, ठीक है। और न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में जो भी कार्य किया जाएगा वो आपके सेक्शन 77 और इसी के बाद सेक्शन 78 में न्यायाधीश, ये दोनों कवर हो जाएंगे। अगर कोई पुलिस अधिकारी या कोई जेल में जो फांसी चढ़ाने वाला जल्लाद है वो, ठीक है, ये या जज, न्यायाधीश जो किसी को मृत्यु दंड दे रहे हैं वो, ये सेक्शन 77 और 78 दोनों इन सभी व्यक्तियों को कवर करता है। यहाँ एक बात जो खास तौर से ध्यान रखने वाली है कि अगर कोई न्यायाधीश अपने क्षेत्राधिकार से बाहर अल्ट्रा वायस होकर अगर कोई काम करता है तो वहां पर सेक्शन 77 और 78 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये दिमाग में रखिएगा। अगर किसी न्यायाधीश ने कोई आदेश दिया जो लिखित तौर नहीं है, मौखिक है, ठीक है, मौखिक तौर पे कोई आदेश दे दिया और उस आदेश के क्रियान्वयन में अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, मौखिक आदेश, तो क्या है, यहां पर सेक्शन 77 या 78 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो आदेश होता है वो लिखित तौर पे होता है, ठीक है, लिखित तौर पे वो आदेश होना चाहिए। यानी न्यायाधीश ने मौखिक जो आदेश दिया है वो अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है, और क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण जो है वो सेक्शन 77 और 78 में कवर नहीं होंगे, ठीक है। सेक्शन नेक्स्ट आपका जो है वो सेक्शन 80, धारा 80। धारा 80 एक्सीडेंट के बारे में बात करती है, दुर्घटना के बारे में बात करती है, और ये बताती है कि अगर कोई कार्य दुर्घटनावश हो गया है, ठीक है, और दुर्घटनावश हुए कार्य के लिए जिस व्यक्ति के माध्यम से वो कार्य हुआ है उसके लिए वो दोषी नहीं होता। इसमें एक इलस्ट्रेशन भी है। ए जो है वो
कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, उसका फल जो है वो उछल के पास खड़े व्यक्ति के को लग गया। ठीक है, तो ए द्वारा जो किया गया कार्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ये महज एक दुर्घटना होगी। सामान्य तौर पे अगर हम दुर्घटना की बात करें तो दुर्घटना को हम एक ऐसे शब्दों में बता सकते हैं कि सामान्य अनुक्रम से परे जो कार्य हो, कोई कार्य जो है वो सामान्य अनुक्रम से परे हो, वो कार्य दुर्घटना के अंतर्गत होता है। आप कोई कार्य कर रहे हैं, सामान्य अनुक्रम में आपका पता है, आपको एक सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन हुआ क्या, उसका रिजल्ट उस सामान्य अनुक्रम से अलग कुछ हो गया। तो अलग कुछ हो जाना ही दुर्घटना होता है। आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हैं, सामान्य अनुक्रम में हर कोई जानता है कि हाँ लकड़ी जो है वो कुल्हाड़ी से फाड़ी जा रही है, पेड़ काटा जा रहा है, जिसका परिणाम सभी सामान्य व्यक्ति को पता है। लेकिन अगर परिणाम कुछ अतिरिक्त हो जाए तो यही अतिरिक्त होना दुर्घटना कहलाता है। स्टीफन साहब ने बहुत अच्छी तरीके से दुर्घटना को बताया है। उन्होंने कहा है कि किसी कार्य को दुर्घटनावश तब कहते हैं जबकि परिणाम जो निकला है, ठीक है, और वो परिणाम आशयित नहीं था, उसका हमने सोचा कि ये परिणाम आ जाएगा, ठीक है, और वो परिणाम आ गया। जो परिणाम सोच के हमने काम किया था उसके अतिरिक्त कोई परिणाम आ जाना, यही दुर्घटना होता है। स्टीफन साहब ने इसे जस्टिफाई किया। ठीक है, अब कोई भी कार्य जो है वो अपराध की कैटेगरी में तब नहीं आएगा जब वो दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो जाए। सेक्शन 80 जो है, धारा 80 यही कहती है कि कोई भी कार्य जो दुर्घटना या दुर्भाग्य का परिणाम है वो कार्य अपराध नहीं होगा। देखो साफ सी बात है कि विधि का जो उद्देश्य है, विधि का उद्देश्य जो सोशल वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज के विरोध में अगर कोई काम होता है तो उनको पनिश करना, ये लॉ का काम है, विधि का काम ये है, ना कि दुर्भाग्य में कोई चीज हो जाए तो उसको पनिश करना। इसी सिद्धांत पर धारा 80 काम करती है। ठीक है, अब इसको अगर हम इस सेक्शन को एलेबरेट करें, तोड़ें, इसके एसेंशियल जाने, तो इसके एसेंशियल हमारे पास जो निकल के आते हैं वो ये हैं, किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, दोनों शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, आशय भी है और ज्ञान भी है, दोनों शब्द का यहां प्रयोग किया गया है कि किसी कार्य को आशय, ठीक है, या ज्ञान जो आपराधिक ना हो, उस आशय और ज्ञान से किया गया हो। ठीक है, यानी ऐसा चाहते भी नहीं थे और हमें ज्ञान भी नहीं था। कुल्हाड़ी से हम पेड़ काट रहे हैं, हमारा आशय भी नहीं है कि इसका फल निकल के ए को लग जाए, और हमें ज्ञान भी नहीं है कि हाँ 5वीं 6ठी बार हम इसको कुल्हाड़ी को मारेंगे तो उसका फल निकल के छटक जाएगा, दूर चला जाएगा। तो यानी आशय और ज्ञान दोनों की बात है, दोनों यहां आपराधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद कार्य जो हो वो वैध तरीके से, वैध साधनों द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, वैध तरीका, वैध साधन, ये दोनों बातें अभी जरूरी हैं, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद उचित सतर्कता और सावधानी, ये तीसरा इसका एसेंशियल पार्ट है, यानी उचित सतर्कता भी होनी चाहिए और सावधानी भी होनी चाहिए। ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति जंगल में सुअरों का शिकार करने के लिए निकले, दोनों के पास बंदूक थी। ठीक है, झाड़ी के पास कुछ सरसराहट होने पर ए ने फायर कर दिया, झाड़ियों में बी छुपा बैठा था, गोली बी को लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ए ने कोई अपराध नहीं किया, क्यों? अब बात करते हैं, सम्यक सतर्कता और सावधानी, दो चीजें यहां थी। सम्यक सतर्कता और सावधानी का मतलब यह है कि जितना हम कर सकते हैं उतनी सतर्कता और उतनी सावधानी। ठीक है, आपराधिक आशय भी नहीं था और ना ही आपराधिक ज्ञान था। ठीक है, और वैध साधन,
जंगल में सूअरों को मारना, ठीक है, और बंदूक। यानी ये जो अभी आपने तीनों एसेंशियल देखे हैं इस इलस्ट्रेशन में आपके सारे के सारे फिट बैठ। एक सवाल ये आता है कि अगर बंदूक जो है वो अनलाइसेंस्ड होती, गैर कानूनी होती, तो क्या होता? तो क्या धारा 80 का मिलता? तो इसका जवाब हाँ है, क्योंकि बंदूक का गैर कानूनी होना ये धारा 80 के बचाव को रोकता नहीं है। भले वो आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 में उसे अलग से उसकी पनिशमेंट दे दी जाए, लेकिन यहाँ सेक्शन 80 में उसे पूरा बचाव मिलेगा, ठीक है। आर्म्स एक्ट 25 में उसे पनिश कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो गैर कानूनी असलाहा या गैर कानूनी बंदूक या बिना लाइसेंस की बंदूक लिया हुआ था, ठीक है, लेकिन उसे धारा 80 का बचाव तो देंगे। यहाँ एक इस इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा और घुमाते हैं। बंदूक जो थी वो भी बिना लाइसेंस की थी, और जो शिकार करने गए थे वो शिकार भी हम प्रोहिबिटेड एरिया में, यानी जहां पर शिकार करना मना है, उस जंगल में, उस एरिया में कर रहे थे। तो क्या होगा? तब हमें धारा 80 का बचाव नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? गैर कानूनी बंदूक है वो तो धारा 25 देखेगी, हमसे आर्म्स एक्ट की धारा 25 देखेगी, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो वन क्षेत्र प्रोहिबिटेड कर दिया गया है शिकार के लिए, इसका मतलब यह है कि यहां पर लोगों का आना जाना है और आपने सम्यक सतर्कता और सावधानी का पालन नहीं किया है, इस वजह से धारा 80 का बचाव आपको नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब आपकी बंदूक भी गैर कानूनी है और वो एरिया, वो जंगल, वो क्षेत्र भी शिकार करने के लिए रोका गया है, ठीक है। तो यहां सम्यक सतर्कता और सावधानी भी नहीं है, और दूसरा एसेंशियल विधिपूर्ण साधन और विधिपूर्ण उद्देश्य ये भी नहीं फुलफिल हो रहा है, ठीक है। स्टेट वर्सेस रंगास्वामी, स्टेट वर्सेस रंगास्वामी, AIR 1952, नागपुर 268, ठीक है। इस केस में ए और बी, वही अभी मैंने जो बताया, ए और बी दोनों मिलकर जंगली चूहे का शिकार करने जाते हैं और खरखराहट होने पे गोली चला देते हैं, बी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यहां बचाव मिलता है। इसी तरह से टुंडा वर्सेस रेक्स, टुंडा वर्सेस रेक्स, AIR 1950, इलाहाबाद 05। इस केस में दो मित्र थे, वो आपस में कुश्ती कर रहे थे, ठीक है। और कुश्ती करते समय एक व्यक्ति जो है वो छटकता है, मतलब कुश्ती में दांव होते हैं, दांव के दौरान एक चबूतरे के कोन से उसका सर टकरा जाता है और सर टकराने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। कोर्ट ने यहां पर भी धारा 80 में दुर्घटना का बचाव दिया, ठीक है। जोगेश्वर वर्सेस इंपरर, जोगेश्वर वर्सेस इंपरर, और एक और केस सेम इसी तरह के फैक्ट हैं। इंपरर वर्सेस साहे, इंपरर वर्सेस शाहे राय, साहे राय, AIR 3 कैलकाटा 328। दो व्यक्ति आपस में हाथापाई कर रहे थे, एक दूसरे को मुक्के मार रहे थे। उसी बीच एक ही स्त्री अपनी गोद में बच्चे को लेकर आ जाती है, बी उस स्त्री को घूंसे मारने के लिए या उस स्त्री की तरफ हाथ उठाता है, ठीक है, घूंसा मारने के लिए, ठीक, और घूंसा जो है वो बच्चे को लग जाता है जो उसकी गोद में था, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यहां पर दुर्घटना का बचाव नहीं मिलेगा, धारा 80 का बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगला जो है आपको नोट करने के लिए वो है शाकिन,
शाकिन खान वर्सेस क्राउन, शाकिन खान वर्सेस क्राउन, AIR 1931 लाहौर। और सेम फैक्ट का एक और केस है, बसंत सिंह वर्सेस इंपरर, बसंत सिंह वर्सेस इंपरर 29 PLR 45। देखिए, सुअरों का पैदल शिकार करना अपने आप में खुद ही जानलेवा माना जाता है। ठीक है, होता क्या है कि सुअर छोटे कद के होते हैं और पैदल आप उनके शिकार करने के लिए घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उस दशा में झाड़ियां हैं और सुअर इधर उधर भाग जाते हैं, तो एक दूसरे को चोट पहुंचाना बड़ा सामान्य सी बात मानी जाती है। उस दशा में अगर A द्वारा गोली चलाने पर B क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यहाँ पे दुर्घटना का बचाव मिलेगा, धारा 80 का बचाव मिलेगा। इसी तरह वाइल्ड का केस, ठीक है, वाइल्ड का केस जो है उसके फैक्ट जो थे वो ये ऐसे थे कि एक व्यक्ति A जो है वो B के घर में अत्याचार करता है, जबरदस्ती घुस जाता है। अब B अपने घर की सुरक्षा के लिए उसे धक्का देता है और ठोकर मार के घर से बाहर निकाल देता है। उस ठोकर के कारण जो अत्याचारी था उसे चोट लग जाती है। ठीक है, अब चोट कैसी थी अलग की बात है, चोट लग जाती है। कोर्ट ने इस मैटर में यह कहा कि अत्याचारी को बाहर निकालने के लिए ठोकर मारना, धक्का देना जरूरी नहीं है। ठीक है, और यहां पर आपने जो ठोकर मारी है या धक्का दिया है उसका एक परिणाम सोचा जा सकता है, उससे चोट लगने की गुंजाइश हो सकती है, इसलिए इसे धारा 80 के अंतर्गत बचाव में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मर्फी का केस C&P 113, कोनी का केस LR 8, क्वीन डबल बेंच 53, ये साइटेशन है LR 8 क्वीन डबल बेंच 53। ठीक है, ये दोनों केस जो हैं ये भी ये दोनों केस मेंशन करते हैं कि अगर कोई खेल है, ठीक है, वो खेल अगर विरुद्ध है, लॉ में, कानून ने उस खेल के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, और तब भी अगर वो खेल खेला जाता है और उसमें अगर कोई चोट लगती है तो उस दशा में जो चोट है जिस व्यक्ति ने लगाई है वो तो दोषी होगा ही होगा। वो सारे व्यक्ति जो वहां बैठ के खेल को देख रहे हैं वो सारे सह अभियुक्त होंगे, ठीक है, या सह अपराधी होंगे। ठीक, जैसे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा वो WWF और WWE क्या बोलते हैं, उस तरह के खेल हैं। ये सरकार द्वारा रिस्ट्रिक्टेड हैं बहुत सारे देशों में। अगर उन देशों में जहां रिस्ट्रिक्टेड है वहां ये खेले जा रहे हैं और वहां अगर दोनों प्रतिभागी जो हैं वो एक दूसरे को चोटें पहुंचा देते हैं तो जो चोटें पहुंचा रहे हैं वो और जितने लोग वहां हैं देखने वाले वो सभी इसके लिए लायबल माने जाएंगे, दोषी होंगे। रिपीट द केस, यस रिपीट कर दे रहा हूं, मर्फी का केस C&P 113 और दूसरा है कोनी का केस LR 8 क्वीन डबल बेंच 53। ठीक, इसी तरह से एक और केस है फॉस्टर का केस, फॉस्टर साइटेशन जो क्राउन साइटेशन के ये बुक से लिया गया है पर्टिकुलर, क्राउन लॉ पेज नंबर 263, क्राउन लॉ पेज नंबर 263। इसमें क्या हुआ कि एक पति और पत्नी जो है वो दावत के लिए जाते हैं, ठीक है, और दावत के लिए जाते हैं, उसमें होता क्या है कि पति जो है वो एक बंदूक अपने साथ लेके जाता है। ठीक, अब जिसके यहाँ वो दावत में जाते हैं वहां पहुंचते हैं और बंदूक को उनके बेडरूम में रख देते हैं और उसके बाद
डिनर या लंच जो था वो करते हैं, वापस आते हैं, वापस आते समय वो बंदूक ले जाते हैं, ठीक, और उनकी पत्नी बंदूक को अपने कमरे में रख देती है। अगले दिन उस बंदूक को उठाती है और पता नहीं कैसे बंदूक का ट्रिगर दब जाता है और गोली फायर हो जाती है। पति जब बंदूक लेके घर से निकला था दावत के लिए तो वो बंदूक खाली थी, उसमें कोई बुलेट नहीं थी, लेकिन जब वो घर में रखी गई और पत्नी ने उसे छुआ तो उस समय उसका ट्रिगर दब गया, जिससे गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। अब कोर्ट ने ये कहा कि यहां पर आप जाते समय बंदूक खाली थी और आते समय बंदूक भर गई, इसके कारण जो मृत्यु हुई है ये तथ्य विशेष तथ्य है, और एविडेंस एक्ट में आपको पता है विशेष तथ्य जब जिस व्यक्ति के ज्ञान में होगा, सेक्शन 105, उसे साबित करने का भार उस व्यक्ति को होगा। इस केस के और फैक्ट जब आगे बढ़े तो ये पाया गया कि जिस व्यक्ति के वो घर गए थे, ठीक है, उस व्यक्ति के घर का कोई सदस्य उस बंदूक को लेकर शिकार करने के लिए गया था, जहां कि उसने बंदूक में गोली डाल के छोड़ दी थी, जिसके कारण ये घटना हुई। एक और चीज लास्ट बचती है, लास्ट क्या, अभी और काफी सारी आपसे बातें करनी है, प्लीज अभी आपका सेशन ऑफ नहीं होगा तो अभी बने रहें। एक और चीज है वो है योगदायी उपेक्षा, कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस। क्या धारा 80 सेक्शन 80 में बचाव के लिए कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को कंसीडर किया जाएगा? देखिए धारा 80 क्या कहती है, दुर्घटना की बात करती है, ठीक है, और दुर्घटना का मतलब यह है कि हो सकता है थोड़ा सा हम उपेक्षा में थे और थोड़ा सा आप उपेक्षा में थे, दोनों लोग उपेक्षा में थे और दुर्घटना हो गई, तो क्या कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मामला यहां बनता है? और अगर कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मामला बनता है तो क्या अपराध की ग्रेविटी, जो ऑफेंस हुआ है उसकी ग्रेविटी में कोई फर्क आता है? ये बात ध्यान रखिएगा कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में, टॉर्ट में तो इसका बेनिफिट मिलता है, नो डाउट, ठीक है, वहां जो कंपनसेशन की बात होती है वो बट जाता है या कम हो जाता है। इसी तरह सिविल में मैटर में वहां पे भी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की बात होती है, कंसीडर किया जाता है, लेकिन आपराधिक विधि में कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कोई मतलब नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता। एक केस है आर वर्सेस वॉकर 1C&P 320। इस केस के फैक्ट जो थे वो ये थे कि एक व्यक्ति घोड़ा गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था और रोड पे जा रहा था, ठीक है, और उस घोड़ा गाड़ी को चलाते समय एक नशे में मत्त व्यक्ति, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन सड़क पे जा रहा था। घोड़ा गाड़ी वाले व्यक्ति ने आवाजें भी दी कि बगल हो जाओ, हट जाओ, लेकिन चूंकि वो इंटॉक्सिकेटेड था, मत्त था, तो इसलिए उसे चीजें सुनाई नहीं पड़ी और दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में कोर्ट ने साफ तौर से ये बात कही कि क्रिमिनल लाइबिलिटी जो होगी उसमें कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 80। अभी मैंने आपसे कहा था थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाह रहा था, शायद आप लोगों ने गौर किया हो, मैं कोई इस बात की कोई तारीफ या इन सारी चीज़ों के लिए ये बात आपसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर शायद आपने गौर किया हो कि जब सेशन स्टार्ट हुआ तो लाइट नहीं थी, अच्छी खासी स्वेटिंग हो रही थी, मैंने किसी तरह से मैनेज किया, आज दिन भर लाइट यहाँ नहीं थी जहाँ पे मैं हूँ, ट्रांसफार्मर में कुछ इश्यू हो गया, लेकिन उसके बावजूद मेरा पूरा फुल्ली इंटेंशन था कि मैं आपकी क्लास लूँ, मैं आपको पढ़ाऊँ। क्यों ऐसा, क्यों, क्या वजह हो सकती है? सोचिएगा आप इस चीज को। या जितने भी लोग आपके एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास लेते हैं या जितने भी लोग आपके जुडिशरी की, लॉ के सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं, वो क्यों इतनी प्रयास कर रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या वजह है? उन्हें क्या पारिश्रमिक मिल जाएगा, क्या पारितोषिक मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। हर एक व्यक्ति की ये इच्छा होती है
अगर वो टीचिंग लाइन में है, कहीं टीचर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, या कहीं अगर वो पद को प्राप्त कर चुका है, तो हर उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो आपके लिए कुछ से सुलभ कर सके, वो आपके लिए कुछ कर सके। ठीक है। और होता क्या है कि हम बहाने बनाते रह जाते हैं, नेट में डेटा ख़त्म हो गया है, या फैमिली में कोई इश्यू है, या घर में कोई समस्या है, या मुझे दिक्कत है। देखिए, इन सब चीज़ों को शुद्ध भाषा में कहेंगे बहानेबाजी। ठीक है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर आइए। ये कोविड का जो समय चल रहा है, ये आप सब कंपटीशन के छात्रों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम, सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पॉज हो गई हैं। और ये तो नहीं कहूँगा कि सुयोग है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, ये एक अच्छा अवसर है। आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर लें, अपने आप को एक डेप्थ दे लें, और सभी चीज़ें हैं। मुझे मैथिली शरण गुप्त जी की 2 लाइनें याद आ रही हैं। प्रभु ने 2 कर हमें दान किए, प्रभु ने 2 कर हमें दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, 2 हाथ, 2 पैर, आंखें, सब कुछ दिया है। विधिवाद करके अपने भाग्य को मत कोसिए, अपने काम पर लगातार लगे रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। यही आपके लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।